भूपेंद्र कथा सागर भाग 1 ज्ञान का प्रकाश। शिकार खेलते खेलते राजा भयानक जंगल में पहुंच जाता है। राजा के सारे मंत्री साथी सुरक्षा कर्मचारी पीछे रह जाते हैं। राजा जयंत अकेला ही आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। भयानक जंगल में पहुंचने के बाद राजा जयंत रास्ता भूल जाता है। भयानक बरसात का दौर प्रारंभ हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहां पर हूं। उसके पैर एक जगह पर स्थान रुकने के लिए मिल जाता है। उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा रेत का टिब्बा नजर आ रहा था। चारों तरफ पानी ही पानी था। फिर भी राजा हिम्मत करके उस रेत के टिब्बे पर चढ़ जाता है। आराम से जाकर बैठ जाता है। प्राण बचे तो लाखों पाई, यह राजा अपने मन में सोचना प्रारंभ कर देता है। जब प्यास सतानी प्रारंभ करती है, भूख लग जाती है, तब राजा के लिए बहुत बड़ी परेशानी समस्या खड़ी हो जाती है। अब करूं तो क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बिना पानी भोजन के तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे। राजा व्याकुल होकर चारों तरफ देखना प्रारंभ कर देता है। उसी समय सागर, सुमन, सुभाष 3 मित्र घूमते हुए उधर से निकल रहे थे। राजा ने तत्काल उन तीनों बच्चों को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। तीनों मित्र आवाज़ सुनकर राजा की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रणाम करते हैं, पूछते हैं क्या बात है, आपने हमारे को आवाज़ क्यों दी। राजा ने देखा तीनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं, अवश्य ही मेरा सहयोग करेंगे। बच्चों, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, क्या तुम मेरे को खाने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी कहीं से लाकर दे सकते हो क्या। तीनों मित्रों ने कहा क्यों नहीं, अभी हम अपने घर जाते हैं, घर से लेकर आते हैं। इतना कहकर तीनों मित्र अपने गांव की तरफ दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। थोड़ी ही देर में रोटी पानी लेकर राजा के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। राजा जयंत तीनों मित्रों की यह तत्परता देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तत्काल रोटी और सब्जी खाना प्रारंभ कर देता है। प्यास लगती है, पानी पीना प्रारंभ कर देता है। आज उसको ऐसा अनुभव हो रहा है मानो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पकवान हैं आज मैं ग्रहण कर रहा हूँ। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ गंगा जल है, वह मैं पी रहा हूँ। राजा ने भोजन करने के पश्चात तीनों को बच्चों को पूछा, क्या तुम तीनों क्या करते हो, तुम क्या चाहते हो। मैं आज तुम्हारा सहयोग करना चाहता हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हारे को। राजा ने प्रश्न प्रस्तुत किया। एक मित्र ने कहा, राजन मेरे को धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप मेरे को धन दे सकते हो तो मेरा जीवन सार्थक बन जाएगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं है, मैं तेरे को इतना ज़्यादा धन दूंगा, तेरे को जीवन भर कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। दूसरे मित्र ने कहा, राजन मेरी इच्छा है मेरे को रहने के लिए बहुत अच्छा बंगला मिल जाए, घूमने के लिए घोड़ा गाड़ी मिल जाए, यह मेरे मन की एक तमन्ना है। आप इसको पूरा कर दोगे तो मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मनोकामना है वह अवश्य ही पूरी करने का प्रयास करूंगा, राजा ने आश्वासन देते हुए कहा। तीसरे मित्र सुभाष ने कहा, राजन मेरे को ना तो धन चाहिए, ना ही बंगला चाहिए और न ही घोड़ा गाड़ी चाहिए। मैं पढ़ाई करके ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता हूँ।
अपने देश में कुछ सेवा कर सकूं, यह मेरा सपना है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम तीनों मेरे साथ में चलो। क्या तुम शहर का रास्ता जानते हो? तीनों मित्रों ने कहा, हम शहर का रास्ता जानते हैं। कि आप शहर में रहते हो क्या? राजा ने कहा, हाँ, मैं शहर में रहता हूँ। तीनों बच्चे राजा की अंगुली पकड़ लेते हैं। मित्र की तरह मानकर राजा के साथ शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। साथ ही मंत्री, सुरक्षाकर्मी राजा की खोज के लिए इधर उधर दौड़ लगा रहे थे, चारों तरफ खोज रहे थे। कहीं पर भी राजा के दर्शन नहीं हो रहे थे। सब परेशान हो जाते हैं, अब राजा कहाँ गया है, क्या होगा, आएगा या नहीं आएगा, इस तरह के प्रश्न उन सब के दिमाग में घूमने प्रारंभ हो जाते हैं। अचानक राजा को सामने आते हुए देखते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे राजा की अंगुली पकड़कर मस्ती से चल रहे हैं। इन बच्चों को पता नहीं है यह हमारा यहाँ का राजा है। साथ ही मंत्री, सुरक्षा कर्मचारियों ने कड़क कर कहा, बच्चों सावधान, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हाथ क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो हाथ। और राजा, आप बिना बच्चों के अंदर क्या अटखेलियाँ कर रहे हैं, चलो राज्यसभा की तरफ चलो। राजा ने तीनों मित्रों की अंगुलियां कसकर पकड़ ली। नहीं, इन तीनों मित्रों को कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इन तीनों को राज्यसभा में ले जाकर आज इनको मैं अपने हाथों से पारितोषिक प्रदान करूँगा। तीनों बच्चों को तब पता चलता है ये तो हमारा राजा है। तीनों हाथ छुड़ाकर राजा को प्रणाम करते हैं। हमारी गलती हो गई है, हमारी को माफ़ करना, भविष्य में ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे। नहीं बच्चों, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आज तुमने मेरे को जीवन दान देकर मेरे जीवन का सरसब्ज बना दिया है। चलो मेरे साथ, अब मैं राज्यसभा की ओर तुम्हारे को लेकर जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। राजा राज्यसभा में पहुँच जाता है। सेठ साहूकारों को पता लगा, सभी राज्यसभा की ओर अपने कदमों को बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। राज्यसभा सभासदों से भर जाती है। राजा ने उन तीनों बच्चों को खड़ा करके कहा, बच्चों को इतना धन देता हूँ, पूरा शरीर है, एक तरह से उनका सोने की तरह बन जाएगा, इतना सोना उसको देता हूँ। दूसरे मित्र को अपना स्वयं का बंगला था, उसको भेंट कर देता है। स्वयं की घोड़ा गाड़ी है, उसको भेंट कर देता है। दोनों मित्रों को अपने अपने घर की तरफ रवाना कर देता है। तीसरा मित्र सुभाष, राजा ने संबोधित करते हुए कहा, आज से तुम्हारे को मेरे घर पर ही रहना है। तुम्हारी पढ़ाई का सारा उत्तरदायित्व से संभालता हूँ। तुम केवल अपने परिवार वालों से मिलकर आ सकते हो। रहना, सोना, खाना पीना, पढ़ना सारा तुम्हारा राज परिवार की तरफ से ही होगा। सुभाष को सहारा मिल जाता है, मानो अमरवेल की तरह उसको पढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया। बहुत अच्छा पढ़ लिख कर तैयार हो जाता है। राजा उसकी बुद्धि कौशलता से इतने ज़्यादा खुशी प्रकट करता है, सुभाष को राजा अपना मंत्री नियुक्त कर देता है। एक दिन राजा ने कहा, मंत्री महोदय, आपके 2 मित्र और कहाँ हैं? उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हें परिचित हो चुका हूँ, उन दोनों के जीवन से भी परिचित होना चाहता हूँ। इसलिए तुम एक काम करो, आज अपने दोनों मित्रों को भोजन करने के लिए राजमहलों में आमंत्रित करो तो कैसा रहेगा? राजा की बात सुनकर मंत्री सुभाष बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तत्काल अपने दोनों मित्रों को संदेश भेजता है, राजा के राजमहलों में भोजन करने का आज हम तीनों मित्र एक साथ में बैठकर वर्षों बाद भोजन करेंगे। दोनों मित्र राजमहलों में पहुंच जाते हैं। तीनों मित्र आपस में भोजन करना प्रारंभ कर देते हैं। राजा उन तीनों मित्रों को देखता ही जा रहा था। जब भोजन का कार्य संपन्न हो जाता है, राजा ने तीनों मित्रों को अपने पास में बुलाया। पहले मित्र से पूछा, मैंने तुम्हारे को इतना धन दिया था,
अब बताओ तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है। यह बात सुनते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। राजन, आपने तो मेरा इतना सहयोग किया था, पर मैं आलसी बन गया था, कमाना भूल गया था, दिन भर इधर उधर मटर गश्तियाँ करता रहता था। मेरे लोभी साथियों ने मेरा सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, सारा धन खत्म हो गया है। अब मैं पहले से भी ज़्यादा दुखी बन गया हूँ। दूसरे मित्र ने कहा, राजन, आपने मेरे को रहने के लिए बंगला दिया, घोड़ा गाड़ी प्रदान की, बाढ़ का कहर आता है, मेरा बंगला बह जाता है, घोड़ा गाड़ी बह जाती है। अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हूँ। परदेश भी बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी अनुभव करना प्रारंभ कर चुका हूँ। राजा जयन दोनों मित्रों की बात सुनता है। उसके पश्चात शिक्षा प्रदान करते हुए कहा, देखो, धन है, बंगला है, घोड़ा गाड़ी है, ये कभी भी हमारे से दूर हो सकती है, पर हमारा जो सीखा हुआ ज्ञान है वह कभी भी हमारे से दूर नहीं हो सकता है। वह हमेशा ही हमारे को कोई न कोई मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। ज्ञान ही वास्तव में सच्चा प्रकाश है, ज्ञान ही वास्तव में सच्चा सुख है। कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हारे को वापस सारी व्यवस्थाएं कर देता हूँ, तुम आराम से रहना। राजा ने आश्वासन दिया। दोनों मित्र राजा के आश्वासन से आश्वासित होकर अपने अपने घर की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। पर राजा का एक ही शब्द उन दोनों के कानों में गूंजता रहता है। वह शब्द था ज्ञान का प्रकाश। आचार्य भूपेंद्र।